आइए अब सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं दिन भर वो खबरें जो सुर्खियों में रही हैं। पॉलिटिकल और दूसरे सेक्टर्स की कौन सी खबरें हैं जो दिन भर आपके लिए जानना जरूरी है। फटाफट से उन खबरों पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की, जो महाराष्ट्र से शुरू होती है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक बीजेपी और एमएनएस ने बहिष्कार किया। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो सरकार मुझ पर भी देशद्रोह लगाए। फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल है। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी बवाल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया समेत 5 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत की। खुद पर हुए हमले की भी उन्होंने जानकारी दी और गृह सचिव को पत्र सौंपा। मुलाकात के बाद सोमैया ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में केंद्र महाराष्ट्र एक जांच टीम भेज सकता है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर जेल में अत्याचार होने के आरोप लगाए हैं। नवनीत ने चिट्ठी के जरिए शिवसेना पर कटाक्ष भी किया है। नवनीत ने लिखा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना अपने हिंदुत्व के सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन किया और ऐसा करना अब उसकी मजबूरी भी है। नवनीत ने कहा कि जेल में पानी पीने जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से उन्हें इस आधार पर वंचित किया गया था कि वो अनुसूचित जाति से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरोजनी नगर में करीब 200 झुग्गियों को ध्वस्त करने पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय की पीठ ने झुग्गी में रहने वाले नाबालिग वैशाली की याचिका पर यह रोक लगाई है। वैशाली 26 अप्रैल से 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रही है। अदालत की पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख दे दी है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने की ओर से दी गई अंतरिम रोक आज खत्म हो रही थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति दी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गर्मी की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई के 5 जजों के संविधान का गठन करने की जो पीठ है वो कोशिश करेंगे। आतंकवाद निरोधक दस्ता और कोस्ट गार्ड के संयुक्त ऑपरेशन में गुजरात के पास 280 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। टीम ने गुजरात के समुद्र में और इनके किनारों पर जखौ के पास एक पाकिस्तानी बोट को घेरकर उसकी तलाशी ली, जिसमें करीब 56 किलो मादक पदार्थ पकड़े गए। मादक पदार्थ हेरोइन बताया जा रहा है। टीम ने 9 पाकिस्तानी तस्करों को भी दबोच लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की नाव को बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर जिले की सीमा पर पकड़ा था। इस बीच देश में एक बार फिर कोरोना को लेकर सतर्क रहने की नौबत आ चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बीते 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के 2500 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,500 के पार पहुंच गई है। फिलहाल देश में कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट 0.84% है और रिकवरी रेट 98.75% है। आगे आज इंडिया 360 में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में लोगों में इतनी पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं कि वो उभरती हुई इस ताजा वेव का मुकाबला कर पाएं। पीएम नरेंद्र मोदी पर किए गए ट्वीट को लेकर गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम की अदालत ने जमानत दे दी है। असम पुलिस ने मेवानी को इस मामले में बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। एफआईआर के मुताबिक मेवानी ने इस ट्वीट में लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं। मेवानी कांग्रेस समर्थित गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं और मेवानी की रिहाई की मांग को लेकर असम में कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग उठा रही है। इस बीच एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड ने 2 टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है। यह बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। कुशवाहा ने कहा कि देश संविधान से चल रहा है, आगे भी उसी से चलेगा। जब बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। राजधानी दिल्ली के लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी और सताएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ने की संभावना है।
आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में 28 अप्रैल से एक बार फिर से भीषण लू यानी हीट वेव चल सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी के बीच लू से सावधान रहने की आवश्यकता है। आईएमडी ने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आज ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं के बीच 1441 स्कूटरों को रिकॉल कर लिया। कंपनी का कहना है कि एहतियात के तौर पर हम उस बैच के स्कूटर्स को विस्तृत जांच के लिए आगे वापस बुला रहे हैं और इसलिए कंपनी ने 1441 वाहनों को स्वैच्छिक तौर पर रिकॉल किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि उसकी बैटरी से जुड़ी प्रणाली पहले ही तय नियमों के अनुरूप काम करती है और AIS 156 के लिए इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। यह भारत के लिए हाल ही में प्रस्तावित स्टैंडर्ड है। कंपनी के मुताबिक उसके स्कूटर यूरोपियन स्टैंडर्ड ECE 136 के अनुरूप भी हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद से मैन्युफैक्चरर्स को अपने वाहनों को रिकॉल करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि सरकार ने वाहनों में आग लगने की घटना के लिए एक जांच समिति का गठन भी किया है। आज रात ट्विटर में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां, एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक टेस्ला के CEO ने सोशल मीडिया साइट को खरीदने की जो डील पेश की है उस पर ट्विटर का बोर्ड फैसला ले सकता है। एलन ने ट्विटर को खरीदने के लिए $43 बिलियन यानी करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर का बोर्ड मस्क के $54 प्रति शेयर के ऑफर को बढ़ाने के लिए नेगोशिएट कर सकती है और कंपनी इसके लिए मस्क के साथ और बातचीत करके और भी ज्यादा अच्छे ऑफर लेना चाहेगी। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ट्रांजैक्शन की शर्तों को तय करने पर काम चल रहा है और अगर बातचीत उम्मीद के मुताबिक होती है तो आज रात ही ट्विटर का मालिक बदल जाएगा। और आइए बात करते हैं कवर स्टोरीज की। आज आपके और हमसे जुड़ी हुई खबर। हम सब लोग जब बाहर निकलते हैं तो मिनरल वाटर पर भरोसा करते हैं। मिनरल वाटर को हम ये समझकर भरोसा करते हैं उस पर कि ये सबसे साफ पानी है। हम उसके लिए पैसे भी देते हैं कि लेकिन क्या आपके मिनरल वाटर्स में वाकई में मिनरल्स हैं? इस बात की समीक्षा करने का फैसला अब फसाई ने किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फसाई ने इस तरह के नियम लाए हैं, लेकिन अब लाइसेंस रिन्यू करने का फैसला फसाई ने किया है। आज हम इसी बात पर करेंगे चर्चा कि आपके मिनरल वाटर में एक्चुअल में कितने मिनरल्स हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि एक साफ पानी पीने की जो बुनियादी शर्तें हैं, चाहे वो बोतल बंद पानी है या फिर खुला पानी, इसकी जो बुनियादी शर्तें हैं, TDS की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, इस पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पानी शरीर के लिए अमृत के समान होता है। इसीलिए कहा जाता है जल है तो जीवन है, क्योंकि पानी में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्हीं में से एक है मिनरल्स। अगर पानी में मिनरल की मात्रा कम हो जाए तो हड्डियों में कमजोरी आने और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जो बोतल बंद पानी बेचती हैं, जिसमें मिनरल की मात्रा न के बराबर होती है। ऐसे में तमाम शिकायतों के बाद फसाई ने सील बंद की पानी बोतल बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत सभी राज्यों में फूड कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि सभी कंपनियों के सील बंद पानी की गुणवत्ता की जांच की जाए। साथ ही इसकी रिपोर्ट 31 मई तक देने के लिए कहा गया है। दरअसल पानी को TDS मशीन के जरिए मापा जाता है। अगर पानी का TDS लेवल 500 से ज्यादा है तो उसे हार्ड वाटर या पीने योग्य पानी नहीं माना जाता है। अगर ये लेवल 300 से 500 के बीच है तो इसे पीने योग्य पानी माना जाता है। वहीं TDS लेवल 100 से 300 के बीच है तो ये पानी पीने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जबकि यही TDS लेवल अगर 100 से भी कम हो जाए तो ऐसे पानी को पीने से बचना चाहिए। अगर पानी में TDS 100 मिलीग्राम से कम हो तो उसमें चीजें तेजी से घुल सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जबकि कई RO कंपनियां पानी को मीठा करने के लिए उसका TDS घटा देती हैं। 65 से 95 TDS होने पर पानी मीठा हो जाता है, लेकिन उसमें से कई जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं।
मार्केट में बिकने वाले पानी की बोतलों की बात करें तो बिस्लरी बोतल में TDS का लेवल 98 के करीब है, जिसे अच्छा माना जाता है। वहीं किनली वाटर बोतल में TDS लेवल 27 के करीब है, जिसे पीने योग्य नहीं माना जाता। जबकि एक्वाफिना में TDS लेवल 7 के करीब है, जिसमें मिनरल की मात्रा न के बराबर होती है। ऐसे में एक्वाफिना वाटर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर बोतल बंद पानी बेचने वाली कई कंपनियों का पानी स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, तो कंपनियां बोतल बंद पानी क्यों बेच रही हैं? इन्हीं सवालों के बीच अब फसाई ने सील बंद पानी की बोतल बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस की समीक्षा के आदेश दिए हैं। फसाई का कहना है कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट गुणवत्ता के पैमाने पर सही न मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे फसाई को यह कार्रवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। खबर अब जरूर है, लेकिन फसाई ये भी आपको बता दें कि 2020-21 के आसपास से इस बात पर लगा हुआ था। इस बीच में कई फरमान जो हैं फसाई की ओर से आए हैं, लेकिन आज हम इस बात पर अब चर्चा करते हैं कि जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं, जो सील बंद बोतल बंद पानी आप पी रहे हैं, उसका गणित क्या है। समझाया जाता है कि वो सेहत के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, साफ है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, और उसके लेवल्स क्या हैं, उसके जो बेसिक बुनियादी जरूरतें क्या हैं, क्या आपको देखना है एक मिनरल वाटर में, सब आपको विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर CS दुबे, जो कि जाने माने वाटर एक्सपर्ट भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर दुबे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। फसाई की जो कार्रवाई है कि एक समीक्षा की जाएगी लाइसेंस की, जो लोग भी मिनरल वाटर के नाम पर सील पैक्ड बॉटल्स को बेच रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? देखिए, कायदे में जो BI स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से जो रिपोर्ट जो है वो इनको पैकेजिंग से पहले शुरुआत से, जैसे पानी एक जगह से लिया जाता है तो उसका जो ड्रेनेज है वो लाइन है, वो क्लीन है कि नहीं है, वो जब पाइप में जाता है तो पाइप क्लीन है कि नहीं है, मतलब शुरुआत से इस पे BI स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट और 6 मंथली टेस्ट और 2 ईयरली टेस्टिंग, ये इनके बैच नंबर के हिसाब से और इनके जो इनमें जो मटेरियल है उसके हिसाब से ये दिए जाते हैं। मेनली जो टेस्ट होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है इकोलाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के संदर्भ में। पानी जितना भी खराब होगा उसमें इकोलाई होने का चांस है। सेलेनियम, सोडियम, फ्लोरीन और सिल्वर, ये बहुत घातक जो है केमिकल वो है, इनकी मात्रा जरा बढ़ जाए या जरा कम हो जाए लिमिट से। 3 तरह के होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए न कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं जो कम ना ज्यादा होने चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक होते हैं जो कि होने जरूर चाहिए, और एक जो होते हैं जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, और एक ऐसे हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए, जैसे कम होने चाहिए। तो टॉक्सिक मटेरियल टेस्ट होते हैं आपके, जैसे मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, साइनाइड, लेड, क्रोमियम, निकल, पॉलीन्यूक्लियर। इसी तरह से रिपोर्ट 6 मंथली रिपोर्ट में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी साथ में इंक्लूड करते हैं, और 2 साल की रिपोर्ट में रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी साथ में रिपोर्ट करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को देखें तो इसका एक बहुत भारी जो है, शुरू से डे 1 से जब पानी जाता है तो हर एक की रिपोर्ट इनको देनी पड़ती है, और ये सारी चीजें जो है पानी के जो बॉटल है उसके ऊपर कायदे में लिखी हुई होनी चाहिए। तो अच्छा, अभी जो कंपनीज है सर, हम उनको दिखा रहे हैं, हमारी रिपोर्ट बता रही है, बिस्लरी में, किनले में, एक्वाफिना, ये 3 बड़े ब्रांड्स हमने बताए। मार्केट में तो बहुत सारे मिनरल वाटर के नाम पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं ये सील पैक्ड बॉटल्स बेच रही हैं। अब इनका जो TDS लेवल 100 से नीचे है सर, इसका क्या मतलब है? तो हम तो सोच रहे हैं कि सेहतमंद पानी हम पी रहे हैं। अगर जो TDS जो है, जो मात्रा, जो मिनिमम मात्रा जैसे आपने अभी बताई, उससे अगर नीचे है तो इसका मतलब बहुत सारे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जिनको मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एसेंशियल मिनरल्स जो कि बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो मिनरल्स जो है धीरे धीरे उसमें से खत्म हो जाते हैं, और पानी में जो है एनारोबिक कंडीशंस भी ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि वो पानी जो है वो घातक बन जाता है, जहरीला बन जाता है। और लॉन्ग टर्म में उस पानी से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देता है। तो दोनों तरफ की चीजें हैं। तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि BI स्टैंडर्ड के जो टेस्ट है
उसकी रिपोर्ट जो है जरूर होनी चाहिए हर एक के साथ। और ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी और बहुत ज्यादा रिगरस टेस्ट है, तो ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं। मैबेट एग्रीगेट लैब से ये किया जाता है, तो इनको ये कहते हैं कि जी हमारी रिपोर्ट चल रही है, अभी रिपोर्ट बन रही है, और ये अपनी सप्लाई करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक चीज और है, आजकल मैं देख रहा हूं हम लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं एयरपोर्ट्स पर वगैरह पर, हम देखते हैं कि हिमालयन वाटर या तरह तरह के नाम के और तरह तरह की बोतलें आती हैं। कोई तो 2-2, 250, 3-3, 4-4, 100 रुपए की बोतलें हैं वो। उनमें सर ऐसा क्या होता है कि ये लोग डाल के बोलते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल नायाब सा ही पानी है जो आप कभी नहीं पी पाएंगे? ये सर ये खाली ब्रांडिंग होती है, मैं तो इसको बोलता हूँ कि खाली ब्रांडिंग होती है, क्योंकि जब तक कि उसके अंदर टेस्ट की मिनरल्स की रिपोर्ट नहीं होगी कि इसके अंदर कितने मिनरल्स की शेल्फ लाइफ क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि बॉटल के लिए कहा जाता है कि बॉटल को इमीडिएटली पी के पानी को क्रश कर देना चाहिए, बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल को, और रियूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पानी जो है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कि 2 दिन 3 दिन ये लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा जब शेल्फ लाइफ भी होगी तो उसमें भी क्या कहते हैं दोबारा जो है उसके अंदर जो है उसकी वैल्यूज जो आपने बनाई है, जो पोर्टेबल वैल्यूज है वो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब ब्रांडिंग है, और जब तक कि आप किसी भी उस पर लेबल्स ना देखें और लेबल्स के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन ना देखें, शेल्फ लाइफ ना देखें, किस रोज वो पानी डाला गया है, दिया गया है, उसकी लाइफ नहीं देखेंगे, तब तक वो पानी जो है वो यूजफुल नहीं है आपके लिए। राइट, शेल्फ लाइफ जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, जैसे हम खाने पीने की चीजें लेते हैं उसमें एक्सपायरी डेट होती है, तो आप ये कह रहे हैं कि हर प्रत्येक बॉटल में भी एक एक्सपायरी डेट जरूर होनी चाहिए, एक शेल्फ लाइफ जरूर होनी चाहिए, उस बॉटल में रखा जा सकता है। और ये अभी तक है नहीं है, किसी बॉटल पे नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब ये फसाई ने सर ये जो स्टेप उठाया है, यस सर प्लीज कंप्लीट सर। BIS जो जोर दे रहा है और जो ये आज फिसाई ने जो ये मैंडेट निकाला है, ये बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि जो मेजर टॉक्सिक मटेरियल टेस्ट है उनकी रिपोर्ट नहीं है आपके पास, पेस्टिसाइड्स की रिपोर्ट नहीं है, रेडियो एक्टिव रेजिड्यूज की रिपोर्ट नहीं है आपके पास, जो माइक्रोबायल टेस्ट स्पेशली जो आप जानते हैं ई कोलाई उसकी रिपोर्ट, केमिकल टेस्ट जो है सेलेनियम फ्लोराइड ऐसा है पानी के अंदर कि वो जब वो हड्डियों से मिलता है तो हड्डियों को गला देता है, कैल्शियम फ्लोराइड बन जाता है, और उससे जो है फ्लोराइड लीच, उसके बाद जो हड्डियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी दांत जो है खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी है। मरकरी जो है जहरीला होता है, आर्सेनिक जो है वो अगेन वो कैंसर कर देता है, स्किन डिजीजेस प्रिवेंट कर देता है, साइनाइड इटसेल्फ पॉइजन है, क्रोमियम जो है वो हेक्सामेलाइन क्रोमियम जो है वो आपके पानी में होगा तो वो आपको कैंसर करेगा। तो इस तरह की चीजें जितनी भी है उनका जो है ये पेस्टिसाइड रेड्यूस का जैसे IS 14543 है 2004 का, इस तरह के सारे टेस्ट है, और इन सब टेस्ट से वो जब पास हो जाएगा तभी वो बॉटल में और वो माना जाता है कि वो पानी पीने लायक है। बिल्कुल, और ये अब सुनिश्चित करना है फसाई को कि ये सभी मानक, ये सभी स्टैंडर्ड जो हैं, वो जो सील बंद पानी बेचने वाली कंपनियां हैं वो तय मानकों के अनुरूप अपना प्रोडक्ट बना रही है, नहीं बना रही है। अदरवाइज जैसा सर ने कहा कि अच्छे लेबल लगा के बढ़िया से ब्रांडिंग करके बोतल को इधर उधर घुमा के थोड़ा सा उस पर चिल्ले विल्ले लगा के सोचें कि आपको 300-400 रुपए का पानी बेच देंगे सेहत के नाम पे, ये अब नहीं चलेगा। और हमारी अपने दर्शकों से भी अनुरोध, जब भी कभी वो मिनरल वाटर खरीदने जाएं, इस वीडियो को अपने साथ सेव करके रखें, इसे जरूर बताएं, उस कंपनी तक जरूर पहुंचाएं जो कंपनीज इस धंधे में हैं। बहरहाल फसाई के पास अब पाले में गेंद है, देखते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर दुबे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर बातचीत की। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंताएं बढ़ा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम कह दें, हम पिछले 2 साल से जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कोरोना के नाम पर ना आपको डरने की जरूरत है, ना हम आपको डराना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी कोरोना वापस सिर उठाता हुआ दिखे, क्योंकि हम सब ने वो काल भुगता है, उस काल में भारत या दुनिया का कोई भी कोना दोबारा ना पहुंचे, इसलिए आपको जानकारी देना हम आवश्यक समझते हैं। इसी
इंटेंशन के साथ हम आपको खबर दिखा रहे हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा केसेस अब सामने आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि रोजाना 2000 केस तो कुछ भी नहीं है, जब 4-4, 5-5 लाख केसेस आते थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। पिछली दफे जब हमने बातचीत की थी इंडिया 360 में अलग अलग लोगों से, तो सबने ये कहा था कि देखिए बूस्टर डोज आने में अगर देरी हो भी रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीरो सर्वे कहता था कि 90% ऑफ द इंडियंस में उनके एंटीबॉडीज हैं जो किसी नए वेरिएंट से लड़ सकते हैं या मौजूदा वेरिएंट जितने हैं उनसे लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन अब बीएचयू की काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट आई है जिसने चौंका दिया है। यह रिपोर्ट कहती है कि बनारस के सिर्फ 17% लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं। अब एंटीबॉडीज भी नहीं है और बूस्टर डोज भी नहीं, तो फिर क्या मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं? रिपोर्ट में देखिए, चर्चा करते हैं इस पर। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीएचयू की रिपोर्ट के मुताबिक 30% लोगों में एंटीबॉडी खत्म हो चुकी है, वहीं 46% लोगों की एंटीबॉडी खत्म होने की कगार पर है। 7% लोगों की एंटीबॉडी बहुत कम बची है, जबकि 17% लोगों में ही पर्याप्त एंटीबॉडी बची है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने ये सर्वे अलग अलग उम्र के करीब 120 लोगों के सैंपल को लेकर किया है। इस सर्वे में 90% लोग वैक्सीनेटेड थे। वैक्सीन से मिली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इन लोगों में काफी कम थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस सर्वे में 50% युवा थे। सर्वे को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर 70% लोगों की एंटीबॉडी खत्म हो जाती है तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, ताकि आपके शरीर की एंटीबॉडी खत्म न हो। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो फ्रांस में 80 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज भी लगनी शुरू हो गई है। इजराइल में भी जनवरी से चौथी डोज लगाई जा रही है। एक्सपर्ट यही मानते हैं कि कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक हर 6 महीने के अंतर पर डोज देनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर चौबे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर ये जो सर्वे बीएचयू की रिपोर्ट में आया है सामने, हालांकि ये बनारस पर ये आधारित है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। अब सिर्फ 17% लोगों में ही पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि बूस्टर डोज लगने में भी देरी हुई, रोल आउट भी हुआ तो पेड हुआ, लोग अपनी तरफ से लापरवाहियां अलग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा परिदृश्य बन रहा है, ये कितना चिंताजनक बनता है? प्रोफेसर चौबे सर। जी देखिए, पहली चीज कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 वेव्स आ चुकी हैं और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुकी है। तो हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे वर्ल्ड में हर जगह लगभग कोरोना की वेव एक के बाद एक आती जा रही है। तो इसमें बहुत ये कोई चिंताजनक बात नहीं है। और भाई एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन है, कुछ समय बाद उसका घटना ये भी लाजमी है। लेकिन एक चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी का एब्रप्ट फॉल है वो किसी नई वेव को जन्म दे सकता है। तो इसलिए हमको एंटीबॉडी हम कंटिन्यूअसली मेजर करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली हम पब्लिक को ये भी अपडेट करते रहते हैं कि आज सोसाइटी में हमारे कितनी एंटीबॉडीज है। लेकिन अब इसके साथ हम ये भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि सारे लोगों को जो है वो फिर से बूस्टर डोज लगाए जाए, क्योंकि वो लोग जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं, दोबारा उनमें री इन्फेक्शन के चांसेस जो पहली वेव में थी 5%, दूसरी वेव में 10% और तीसरी वेव में क्योंकि ओमिक्रॉन था उस वजह से 15% थी। तो अगर चौथी वेव आती भी है तो वो लोग जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं उनमें मैक्सिमम 15 से 20% ही री इन्फेक्शन का चांस होगा। तो वो कोई बहुत चिंताजनक बात हमारे लिए नहीं है। ओके, बट सर ये बूस्टर को लेकर जो लोगों में लापरवाही आप कह सकते हैं इसे, 9 महीने का गैप कई लोगों ने कहा कि सरकार ने बहुत बड़ा दे दिया, और उसके बाद अब लोगों में भी क्योंकि पेड है तो इतना ज्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर जो वनरेबल कैटेगरी के लोग हैं,
जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं जी, जी, या जी, जो जी। बड़ी एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए क्या आप लोग रिकमेंड करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो बूस्टर डोज ले लें? जी हाँ, बिल्कुल, जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके बाद जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं, जो 65 या 70 के अबव हैं, उन लोगों को तो ये ज़रूरी है कि जब भी कोई नई वेव आने की शुरुआत हो या नई वेव का कोई भी सिग्नल मिले, तो उनको तुरंत बूस्टर डोज़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बूस्टर डोज़ लेने के बाद कम से कम 7 से जो है 15 दिन लगते हैं, फिर से एंटीबॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम में आने में। तो वो टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है और उस टाइम पीरियड के पहले-पहले लोगों को ले लेना चाहिए वैक्सीन। और आप देखेंगे हमारे देश में लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम है और जो है अराउंड 8 मिलियन मतलब 8 करोड़ के आसपास लोग जो है वो 8 मिलियन मतलब 80 लाख उन लोगों के पास भी जो है वो डायबिटीज 2 है। तो ऐसे लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि एक तो ज्यादा एज वाले लोग और दूसरे वो जिनको की कोमॉर्बिडिटी है, उन सारे लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और उनको लगातार जब तक कि ये नई नई वेव्स आती रहे उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। मैं आपने जो पहले सवाल के जवाब में जो बात कही उसमें आपने एक शब्द का प्रयोग किया, एब्रप्ट फॉल। एंटीबॉडीज में आपको लगता है सर, अच्छा एक और चीज मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि यंग लोग ज्यादा हैं, 30 35 40 साल के लोग जिनमें ये एब्रप्ट फॉल जो देखा गया है, इसका कोई खास कारण है या जो 3 महीने से 4 महीने आप लोगों ने हमेशा सजेस्ट किया है कि एंटीबॉडीज नेचुरली फॉल हो जाती हैं, ये उसी के उसमें है या एब्रप्ट फॉल आप देखते हैं, इसका मतलब क्या है सर? जी देखिए, हम लोग जब से कोविड की वेव्स आ रही हैं, हम लोग लगातार सर्विलांस कर रहे हैं, लगातार लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और हर 2 से 3 महीने में हम ये टेस्टिंग करते हैं। लेकिन इस बार वाला जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जनवरी में किया था, उसके डेटा से अगर अप्रैल के डेटा को कंपेयर करें और उसके पहले और पिछले 3 महीने के डेटा को कंपेयर करें, तो ये लगभग 20 to 30% हायर फॉल है, जिसको अभी तक हम नहीं समझ पाए कि क्यों इतनी तेजी से लोगों ने अपनी एंटीबॉडी को खोया। तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि अगर इसी तरह से तेजी से एंटीबॉडीज अगर एब्रप्टली फॉल होती रहीं, तो फिर एक कथित रूप से जो एक नई वेव का इशारा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, वो जल्दी भी आ सकती है या थोड़ा सा वो परेशानियां बढ़ा सकती है? जी देखिए, अभी जो करंट डेटा है उसको तो देख के ये लग रहा है कि जो 30% लोग हैं उनके पास जरा भी एंटीबॉडी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये वही लोग हैं जिनमें ज्यादातर लोग या तो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग हैं जो सिंगल शॉट वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग हैं जो बहुत पहले वैक्सीन लिए हुए हैं। इसमें वो कैटेगरी बहुत ही कम लोग हैं जो कि नेचुरली इन्फेक्टेड हुए हैं। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है 46% वाले लोगों की, वो भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी एंटीबॉडी को पूरी तरीके से खो देगी। तो ये जो एक बड़ा ग्रुप है, लगभग 70% से ज्यादा ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो एक तरीके से हमारी बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडी बहुत लो अमाउंट में हो जाएगी, जो किसी भी वायरस को के चेन को मोटी करने में मदद करेगी। और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यही खतरा है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों से ही चर्चा के दौरान हमने एक चीज समझी, और वो था टी सेल्स, जिसमें कहा जाता है कि उसकी अपनी मेमोरी होती है और अगर कोई दोबारा इन्फेक्शन आता है तो एंटीबॉडीज नहीं भी है तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी अपनी मेमोरी होती है। तो क्या हम उस पर काउंट कर सकते हैं कि हमारे टी सेल्स काम करेंगे और बिना डोज के या नेचुरल इम्यूनिटी के बाद अगर एंटीबॉडी है भी नहीं तो थोड़ा हमारे लिए एक प्रोटेक्शन रहेगा? जी देखिए, ये हम उन्हीं लोगों के लिए इस बात पे भरोसा कर सकते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जो हायर एज के नहीं। टी सेल्स वो है जो कि मेमोरी सेल्स हैं। जैसे हम अगर रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस हमारे लिए एकदम नया था, तो रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट अगर किसी प्लेस पे हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम वहां से अगर गुजरते हैं तो हम तुरंत काफी अटेंशन में आ जाते हैं। तो वही चीज है, वो हमारे मेमोरी में चला जाता है। और वही चीज है कि जब कोरोना वायरस को हमारे शरीर ने पहली बार या तो वैक्सीन से या तो इन्फेक्शन से टच किया, तो अब हमको पता लग गया कि ये हमारे लिए खतरनाक वायरस है। तो अब अगर हमको दोबारा वायरस से फिर से हमारा संपर्क होता है तो ये टी सेल्स 1 साल तक, अभी तक जो रिसर्च आए हैं तो ये बता रहे हैं कि लगभग 1 साल तक हमारे शरीर में रहता है। तो ये तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारे सैनिक या एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगा और फिर वो एंटीजन मतलब वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस पे हमको बहुत भरोसा करना है और इसी वजह से आप देखेंगे कि थर्ड वेव में हमको काफी आसानी रही और आगे आने वाली भी कोई फर्दर वेव में भी जनरली हमारे लिए इजी रहेगा,
लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि एल्डरली लोग और प्लस कोमॉर्बिड लोग, इन लोगों को कभी भी इन सारी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ठीक हैं तो हम किसी कोमॉर्बिड के संपर्क में आ रहे हैं तो मान लीजिए हम तो हल्के फुल्के बीमार होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को अगर हम वायरस पास कर दे रहे हैं तो फिर उसके लिए, उसकी जान के लिए खतरा है। बिल्कुल, तो इसलिए बूस्टर डोज यदि आपका नंबर है तो जरूर लगवाएं। और अब सरकार ने तो ओपन कर ही दिया है, पेड ही सही, कोशिश करें फ्री की डोज का वेट अगर आप नहीं करें, अगर आप सक्षम हैं तो कृपया जरूर लगाएं। और जो सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगाई है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है अभी भी लोगों की, उनसे तो गुजारिश है कि वो जाके अपना सेकंड डोज का वैक्सीनेशन जरूर लगवा दें। थर्ड डोज के फिर उसमें जरूर अपना नंबर का वेट करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो तमाम एजेंसीज को, स्वास्थ्य विशेषज्ञों को और सरकार को ध्यान रखनी होगी बीएचयू की इस रिपोर्ट के बाद, ये जो एब्रप्ट फॉल है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसकी वजह से कहीं आगे परेशानी ना हो जाए, इसके लिए एक डिटेल्ड रिसर्च की आवश्यकता है और उस पर हम चाहेंगे कि जरूर सरकार की तवज्जो हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चौबे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बड़े महत्वपूर्ण मसले पर आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं आगे। देश में एक बार फिर कोरोना को लेकर सतर्क रहने की नौबत, जैसा हमने आपको बताया कि आ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भी अब अलर्ट मोड में है। 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। 24 घंटे में देश भर में संक्रमण की अगर हम बात करें, 2500 के आसपास केसेस हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,500 के पार है। देश में कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट जैसा हमने आपको बताया कि 1% से अभी नीचे ही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और खाने के तेल को लेकर एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का ऐलान किया है। साथ ही आरबीडी पाम ऑयल को भी एक्सपोर्ट बैन से बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया पाम ऑयल का बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत इंडोनेशिया से ही सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और सालाना इंपोर्ट की अगर बात करें तो भारत इंडोनेशिया से करीब 55 लाख टन तेल इंपोर्ट करता है। और अगर एक्सपोर्ट बैन जब लगा था तो हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, यहां घरेलू जो दाम है वो आसमान पर पहुंच गए थे। तो अब क्या तेल की महंगाई से राहत मिलेगी? इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता और हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, बताइए इस खबर का पूरा डिटेल। बहुत बड़ी खबर है, खास करके इंडियन कंज्यूमर के लिहाज से। इस खबर को आप ऐसे समझें कि अभी पिछले 2 दिनों में, मतलब शुक्रवार शाम के बाद जो ये आशंका बढ़ी थी कि खाने के तेल के दाम बहुत तेजी से देश में बढ़ जाएंगे, इस आशंका पर फिलहाल विराम लग गया है और अब अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि इंडोनेशिया ने अब सफाई दी है कि क्रूड पाम तेल, सीपीओ और आरबीडी पाम ऑयल, इसके एक्सपोर्ट पर रोक नहीं रहेगी, मतलब इसका एक्सपोर्ट होता रहेगा। और भारत सबसे ज़्यादा क्रूड पाम तेल और आरबीडी पाम ऑयल का ही इंपोर्ट करता है, लिहाजा हमारे यहाँ सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक्सपोर्ट पर रोक कहाँ रहेगी? एक्सपोर्ट पर रोक रहेगी पैकेज्ड जो पामोलिन है उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला इंडोनेशिया ने लिया है, जो बहुत कम मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा सप्लाई को लेकर जो आशंका थी कि कम हो जाएगी, वो आशंका फिलहाल कम हो गई है। और ये खबर इतनी बड़ी खबर है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो भारत जो इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल का टोटल, उसमें सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करता है। मतलब करीब करीब 70% जो हमारा कुल इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का, उसमें 70% के आसपास हम पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। और पाम तेल का भी जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। मतलब एक आंकड़ों के मुताबिक 55 लाख टन के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, 20 लाख टन के आसपास मलेशिया से और थाईलैंड से 5 लाख टन। तो सबसे बड़ा मार्केट है हमारा इंपोर्ट का इंडोनेशिया, और वहां से ये खबर आना कि सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, ये बहुत राहत की बात है। मतलब तत्काल रूप से अब खाने के तेल के दाम बढ़ने की संभावना कम हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाने के तेल के दामों की जो महंगाई है, मृत्युंजय बता रहे हैं कि उस पर ब्रेक जरूर लग सकता है। हालांकि वो प्राइस कब कम होंगे, अब इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील को रद्द कर दिया है। अब फ्यूचर ग्रुप के दिवालिया होने की आशंका बढ़ गई है। पूरी खबर की जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए।
देखिए, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो 24,700 करोड़ की डील इनके बीच में होने वाली थी वो अब रद्द हो चुकी है। दरअसल इस डील के लिए वोटिंग होनी थी और वोटिंग में इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है और साथ ही साथ जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनने तो डील के पक्ष में वोट किया, लेकिन जो सिक्योर्ड लेंडर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं इस डील के पक्ष में वोट नहीं किया है। दरअसल जो लेंडर्स हैं उनको करीब 12,000 करोड़ मिलने थे इस पूरी डील के बाद में, लेकिन उनको ये शक गया कि इस डील के बाद शायद उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्होंने इस डील के पक्ष में वोट नहीं किया है। और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर ग्रुप के लिए बड़ा झटका इसके लिए है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज था। फ्यूचर रिटेल पे ही करीब 14,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था और लगातार ये डिफॉल्ट करते जा रहे थे। 23 से 31 मार्च के बीच में इनको करीब 2900 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज का भुगतान करना था, जिसपे डिफॉल्ट कर चुके थे। 31 मार्च के पहले फ्यूचर ग्रुप को 3,900 करोड़ के आसपास का इक्विटी इन्फ्यूजन करना था, उस पर इन्होंने नहीं किया। 31 मार्च से पहले बैंक्स को करीब 5,300 करोड़ देने थे, वो ये नहीं दे पाए। और इनफैक्ट 31 दिसंबर के पहले अगर आप देखेंगे तो इनको करीब 3,500 करोड़ के आसपास का कर्ज का भुगतान भी करना था, वो भी ये नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत के चलते फ्यूचर ग्रुप जो है वो पहले से ही दिक्कत में था। उस डील को कॉल ऑफ होने के बाद दिक्कतें जो है फ्यूचर ग्रुप के लिए और बढ़ जाएगी। लेकिन केवल फ्यूचर ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि बैंक्स के लिए भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स का इनमें एक्सपोजर था। बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर ग्रुप में करीब 5,750 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक से जिनका भारी भरकम एक्सपोजर है। हालांकि इन बैंक्स ने पहले से प्रोविजनिंग कर रखी है, लेकिन पैसे मिलने की जो उम्मीद थी वो उम्मीद अब कम होते हुए नजर आ रही है और इसके लिए बैंक्स के लिए झटका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनके लिए काफ़ी सिनर्जेटिक बेनिफिट्स थे, और काफ़ी बड़ा झटका जो है फ्यूचर ग्रुप के लिए है, क्योंकि जो पैसे इनको मिलने थे उससे कर्ज का भुगतान करते, अब ये वो नहीं कर पाएंगे। तो आगे की राह जो है फ्यूचर ग्रुप के लिए काफी दिक्कत भरी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आ रही है और इसे लेकर इन्वेस्टर्स में भी काफी उत्साह बना हुआ है। एलआईसी ने रविवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एलआईसी ने आईपीओ के नियमों में छूट के लिए सेबी को एक चिट्ठी लिखी है। एलआईसी के नए डीआरएचपी के मुताबिक कंपनी अपने 3.5% हिस्सेदारी को बेच सकती है। पहले यह माना जा रहा था कि कंपनी 5% हिस्सेदारी को बेचने के लिए अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। ऐसे में एलआईसी ने सेबी के पास आईपीओ नियमों में राहत के लिए यह चिट्ठी लिखी है। अब एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि ग्लोबल जो दबाव मार्केट्स पर आ रहा है वो कब तक जारी रहेगा, कहां रहा एक्शन आज दिन भर, और कल आपको कहां रखनी है नजर, और बाजार आगे किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंगे इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया 360। I'm your guide. Which language are you comfortable in? English, German, Spanish, Korean, Thai, Hindi, Urdu, Punjabi, Bhojpuri, Maithili, Udiya, Kannada. तो जीनियस हो जीनियस। अच्छा, शेयर कौन सा? शेयर सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing. Phone Ford Communications India Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of ₹10 per equity share. IPO opens on 25th April and closes on 27th April. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. Campus Activewear Limited, India's largest and fastest growing sports and athleisure footwear brand, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹278 to ₹292 per equity share. Offer opens on Tuesday, April 26, 2022. Offer closes on Thursday, April 28, 2022. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated April 18, 2022, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 617 अंक लुढ़क कर 56,500
79 के लेवल पर बंद हुआ निफ्टी। 218 अंक टूटकर 16,953 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 38 अंक की मामूली बढ़त के साथ 36,100 के पास बंद होने में कामयाब रहा। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अरमान नाहर। बताइए अरमान, क्या एक्शन रहा आज मार्केट में? ग्लोबल मार्केट की मंदी के चलते हमारे बाजार भी पहले दिन में अच्छा खासा दबाव देखा गया। सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं कमोडिटी पर भी अच्छा खासा दबाव देखा गया। अगर मैं टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करूं तो उसमें कोल इंडिया, बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर खासा प्रेशर देखा गया। और अगर टॉप लूजर्स निफ्टी के अलावा अगर देखे जाएं तो उसमें टाटा कम्युनिकेशन, एमएमटीसी, नाइका और पीवी फिनटेक पर भी खासा दबाव देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स थे फोकस में? आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के चलते फोकस में रहा। फ्यूचर ग्रुप जो रिलायंस के साथ डील खत्म हुई उसके चलते वो फोकस में रहा। बीपीसीएल जिसमें खबर आई कि स्टेक सेल में देरी हो सकती है। वहीं टाटा स्टील में जो मेटल में जो सेल ऑफ आया उसके चलते टाटा स्टील पर भी प्रेशर दिखा। रेलिगर इंटरप्राइजेस जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ उसके लिए उसमें रेलिगर इंटरप्राइजेस भी फोकस में रहा। अब टॉप निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे? उसमें बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग सेक्टर्स में एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने खासा सपोर्ट करा। वहीं बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल ने भी सपोर्ट करा। टॉप गेनर्स में कौन से रहे? जिसमें महिंद्रा सीआई ऑटो रहा, वरुण बेवरेजेस रहा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट रहा, आदित्य बिरला कैपिटल रहा। आज का दिन अगर समाप्त किया जाए तो ग्लोबल मंदी के चलते, ग्लोबल दबाव के चलते आज पहले दिन अच्छा खासा प्रेशर दिखा गया। तो प्रेशर का दिन। जरा फटाफट से यूएस मार्केट पर भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे की चाल पर मार्केट की बात करेंगे। लेकिन पहले आज देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में किस तरह की ओपनिंग्स हुई हैं। आप देखिए लाल निशान में तीनों इंडाइसेस जो हैं यूएस के दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स आप देखिए 421 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है 33,300 के 387 के लेवल पे। और नैस्डैक में भी आप देखिए तो यहाँ पे भी हल्की गिरावट है 12,811 के स्तर पर 27 अंकों की गिरावट के साथ। एसएनपी में भी गिरावट का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन आइए अब क्या कोई क्यों मिल रहे हैं यहाँ से या हमारे बाजार अपनी अलग चाल पकड़ेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बताइए आज तो दबाव का दिन रहा, अब कल का नजरिया किस तरह का है सर? हाँ देखिए, कल भी नजरिया तो कॉशियस ही रहेगा और इनफैक्ट मध्य का ही माहौल ऐसा बना हुआ कि रिजल्ट्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने जरूर से आज थोड़ा बहुत संभालने का काम किया और बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत संभाल के रखा। बाकी अब देखते हैं रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो अब कुछ बढ़िया रिजल्ट आएंगे तो मार्केट संभलेगा। बाकी टेक्निकली जो है मार्केट ऑलमोस्ट अपने 16,800-900 जो अहम सपोर्ट लेवल्स है वहां पे आके बंद हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बार बार रिकवर होने की कोशिश भी कर रहा था। वो ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग आ रही है और एफआईआई नॉन स्टॉप सेलिंग मोड में है ही है। और जिस तरीके से विक्स बढ़ा है तो वहां से भी अब डर लगने लगा कि विक्स अगर इस तरीके से बढ़ा है तो डरने की बात है जरूर से। तो आई फील कि एक्सिबरेंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करें और जहां स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो वहां एग्जिट करने की कोशिश करें एंड बहुत कॉशियसली ट्रेड करने का समय है। तो संभल कर आगे बढ़े बाजार में, ये है संदीप जी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों ने मरीन ले पेन को हराया है। जीत से मैक्रों के समर्थकों में गजब का उत्साह है। जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ, इमैनुअल मैक्रों के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, उनका नेता एक बार फिर फ्रांस की सबसे बड़ी सियासी गद्दी पर बैठने जा रहा है। बीते कई दिनों से फ्रांस में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। खासकर पहले राउंड की वोटिंग के बाद ये लग रहा था कि मरीन लापेन मैक्रों को कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन दूसरे राउंड में मैक्रों ने मरीन लापेन को आसपास भी फटकने नहीं दिया और 58% वोटों से शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद मैक्रों ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उनका आभार जताया।
पेरिस के मशहूर एफिल टावर के पास जमा समर्थकों ने भी मैक्रों की जीत पर खुशी जाहिर की। हालांकि समर्थकों के मन में कहीं न कहीं जीत के आंकड़ों को लेकर थोड़ी निराशा थी। मैक्रो की इस जीत पर यूरोप के कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी। मैक्रो का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका और फ्रांस के यूरोपीय सहयोगियों के लिए राहत भरी खबर है, खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि मरीन लापेन लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पक्षधर रही हैं। खुद भी उनकी पार्टी का स्टैंड नेटो के प्रति दुश्मनी का रहा है। हालांकि मैक्रो के लिए वोट प्रतिशत में गिरावट कुछ और ही बताता है, क्योंकि जिस नेता को जनता ने 5 साल पहले 66% से भी ज्यादा वोट दिए थे, उसे अब 58% वोट ही मिले हैं। जीत के बाद मरीन लापेन ने भी ये कहा कि वो मैक्रो के लिए मुश्किल विपक्ष बनेंगी। कोरोना महामारी और उसके बाद अर्थव्यवस्था में आई गिरावट एक बार फिर मैक्रो के लिए बड़ी चुनौती होंगी। देखना होगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार फिर शहबाज सरकार पर इस बात के लिए हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति अच्छी नहीं है। अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए इमरान खान बार बार भारत का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इमरान के इन हमलों को शहबाज सरकार गंभीरता से ले रही है। अपनी सरकार चले जाने के बाद इमरान खान ने बार बार हर रैली में पाकिस्तान की विदेश नीतियों को जमकर कोसा। भारत का नाम लेकर इमरान हर जगह यही कहते दिखाई दिए कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है। पर अब ऐसा लगता है कि इमरान खान की नसीहतें शहबाज शरीफ के कानों तक पहुंचने लगी हैं। तभी तो नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी ताकतों से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच चिट्ठी साझा की गई। दोनों नेताओं के बीच ये चिट्ठी बेहद सीक्रेट अंदाज में साझा की गई। पुतिन ने शहबाज शरीफ को पीएम बनने की बधाई दी। साथ ही पुतिन ने रूस और पाकिस्तान के बीच सहयोग को गहरा करने की इच्छा जताई। शहबाज ने पुतिन को उनके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अपने देश की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और उन्होंने सबसे पहला कदम उस देश की ओर बढ़ाया जो भारत का बेहद पुराना दोस्त रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान भारत के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को यूरोप और पश्चिमी देशों का साथ तो मिला है, लेकिन एशियाई देशों से अमेरिका को कोई समर्थन मिलता नहीं दिख रहा, खासकर भारत और चीन को लेकर। और पाकिस्तान भी इसी जमात में खड़े होने की कोशिश में लग गया है। इमरान खान ने खुले तौर पर हर मंच पर अमेरिका की बुराई की और सरकार जाने का ठीकरा भी वो अमेरिका पर ही फोड़ते रहे। लेकिन अब शहबाज शरीफ की रूस की तरफ नजदीकियां उनकी सरकार के भविष्य के लिए कितनी सही होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको जम्मू कश्मीर से आई वो तस्वीर दिखाते हैं जो पहली बार दुनिया ने देखी। पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर का वीडियो पहली बार सुरक्षा बलों ने जारी किया है। वीडियो ड्रोन से लिया गया है। ड्रोन कैमरे से आतंकियों की तलाश की गई, उनकी लोकेशन ट्रेस की गई, उनकी एक एक हरकतें ड्रोन कैमरे में लाइव दिखी। आप भी देखिए कैसे ड्रोन की मदद से सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। टीवी पर पहली बार आतंकियों से एनकाउंटर का वीडियो। पहली बार देखिए छिपे आतंकियों का ड्रोन से लिया गया वीडियो। मकान के आड़ में छिपे इन आतंकियों को देखिए। पहला आतंकी, दूसरा आतंकी और ये रहा तीसरा आतंकी। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, एम ले लिया, मार देगा सब। आप एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना साहब। डाउन कर लिया।
आतंकियों से एनकाउंटर का ये वीडियो पुलवामा का है। तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में 3 आतंकवादी एक मकान के पीछे छिपे हुए हैं। जिस वक्त ड्रोन से ये वीडियो लिया गया उस वक्त सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर चल रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है, लेकिन वो किस जगह पर छिपे हुए हैं ये पता नहीं चल पा रहा था। आतंकियों की सटीक लोकेशन के लिए सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। ड्रोन की वजह से आतंकियों की लोकेशन और हरकत पता चल रही है। सेना की ये तीसरी आंख आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जो आतंकी छिप कर सुरक्षा बलों पर वार करते थे वो अब ड्रोन कैमरे की नजर में आसानी से आ गए। यानी सेना की तीसरी आंख आतंक का खात्मा करने में बड़ा रोल निभाने लगी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई में हुए इस आयोजन में पीएम मोदी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद करते हुए कई बार भावुक हुए और नम आंखों के साथ पुरस्कार स्वीकार किया। कल 24 अप्रैल को स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस खास मौके पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई और इस सम्मान को पाने वाले पहले शख्स रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तीनों बहनों और भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने सम्मानित किया। अवार्ड मिलने के बाद पीएम मोदी ने लता मंगेशकर और अपनी बहन लता दीदी को याद करते हुए कहा कि लता दीदी सुर साम्राज्ञी होने के साथ साथ उनकी बड़ी बहन भी थी और उन्हें उनसे हमेशा प्यार मिला। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने इस पुरस्कार को सभी देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा, जिस तरह लता मंगेशकर जन जन की थी उसी तरह उनके नाम पर रखा गया पुरस्कार भी जन जन का है। वहीं इस समारोह में लता मंगेशकर की बहन और गायिका आशा भोसले ने भी अपनी बहन को याद किया और लता मंगेशकर के करियर के पहले हिट गाने को गुनगुनाया। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। अब से हर साल 24 अप्रैल को लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए खास योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।